नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। किसी भी पढ़े लिखे समाज में महिलाओं पर किसी भी तरह की हिंसा एक अभिशाप की तरह है। हमारे देश में आए दिन महिलाओं पर हिंसा की दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आने लगी हैं। खासकर राजनीति से लेकर प्रशासन, पुलिस और समाज, हर जगह पर महिलाओं को पुरुषों की पशुवत हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तरह तरह के कानून बने हुए, लेकिन फिर भी ये घटनाएं थमने का नाम नहीं लेती। राजनीति और समाज में नारी को लेकर दोहरे चरित्र पर गहरी चर्चा पर आधारित है आज की बेबाक बहस। पूरे देश और पूरे गुजरात को शर्मसार करने की घटना आज सामने आई है। नरोदा के बीजेपी विधायक ने एनसीपी के एक महिला नेता की बेरहमी से पिटाई की है। बलराम थवानी नाम के इस विधायक ने अपने गुर्गे के साथ मिलकर नीतू तेजवानी की पिटाई की। इन दोनों लोगों ने महिला के पति को भी नहीं बख्शा। महिला का कहना है कि वो इलाके में पानी की किल्लत की शिकायत लेकर गई थी। शिकायत सुने बगैर विधायक ने आओ देखा ना ताओ महिला की पिटाई शुरू कर दी। देखिए एक रिपोर्ट। नरोदा में एक महिला को नेतागिरी की सजा देते बीजेपी के माननीय विधायक श्री बलराम थवानी जी अपनी विशेषताओं के लिए पहचानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को अब गुजरात में थवानी जी की खासियतों की वजह से जाना जा रहा है। थवानी जी और उनका गुर्गा इस महिला पर टूट पड़ता है। माननीय महिला को मार कर जमीन पर गिरा देते हैं। गुर्गा महिला को पकड़कर उसके चेहरे पर बार बार प्रहार करता है। माननीय जी को अपने मान का अपमान फिर याद आता है। वो फिर पद प्रहार करते हैं और करते रहते हैं। महिला माननीय विधायक को नरोदा क्षेत्र में जल संकट को लेकर आगाह कराने पहुंची थी। माननीय थवानी जी को नागवार गुजरा कि महिला होकर कर्तव्य बोध कराने पहुंची हैं एनसीपी के नेता नीतू तेजवानी। लिहाजा श्रीमती के साथ श्रीमान तेजवानी का भी जमकर मानमर्दन किया गया। उन्होंने ऐसा बोला, बलराम भाई साहब ने ऐसा बोला कि इस जगह मेरी छोटी बहन होती तो क्या करती, इशू करती। मैं तुझे बहन मान के चलाऊं और बहन की तरह तुझे मैंने थप्पड़ मारा था। मेरा कोई और विचार नहीं था गलत। आपको लगता है कि आपका बहन की तरफ से थप्पड़ मारता है? थप्पड़ मारा तो अब मैंने उनको भाई साहब मान लिया है और आगे थप्पड़ मारता है कोई भाई बहन को थप्पड़ मारता है कभी? ठीक है, अब बड़ा भाई है इस जगह, बड़ा भाई साहब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समाधान किसने करवाया, आप क्या कहेंगे? समाधान सबने मिलके ही किया है। माननीय की इस जानवराना हरकत पर सियासत में उबाल आ गया। दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने बीजेपी एमएलए बलराम थवानी की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। वीडियो वायरल होने पर देश भर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। एक तरफ बेटी बचाओ का नारा देने वाले मोदी सरकार के ये जो विधायक आपने देखे गुजरात में, हर किसी ने देखा है कि किस प्रकार से महिलाओं के प्रति उनके दिल में आदर है, सत्कार, उनके लिए जो है दिल में उनके आदर है, आदर की भावना है। जिस प्रकार से उन्हें लातों से मारा गया, इसके ऊपर सरकार ने तुरंत हरकत में आना जरूरी है। वो कोई भी पार्टी की महिला हो, विधायक के यहाँ अपना काम लेके गई थी, कुछ लोकल इश्यू लेके गई थी। विधायक का काम ही है, लोगों ने इसीलिए उनको चुन के दिया है। बड़े शर्म की बात है कि एक एमएलए गुजरात में एक महिला को अपने जूतों से मार रहा है, अपने पैर से मार रहा है, क्योंकि वो महिला उसके पास आई थी पानी मांगने के लिए। उसके एरिया में पानी नहीं था और वो धरना देना चाह रही थी। डेमोक्रेसी में अधिकार है लोगों का धरने पे बैठना, और यह कहना कि अगर आप धरना देंगे आप उसको मारेंगे, सरासर दिखाता है कि ये गुंडागर्दी है। और उससे दुख की बात है कि वहां की पुलिस चुप बैठी है। साफ दिख रहा है कि पुलिस जो है नेताओं के सामने घुटने टेक चुकी है। नहीं तो 323 ऑफ द आईपीसी, 326 ऑफ द आईपीसी में इसमें एफआईआर की जानी चाहिए थी। यही नहीं, ये एक महिला के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाता है। मैं तो कहूंगी इसमें वायलेशन ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन के भी चार्जेस लगने चाहिए। और साथ ही साथ जब आप महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं को उनकी इज्जत देने की बात करते हैं, और वो एक पब्लिक सर्वेंट इस तरह से मारता है, ऐसे एमएलए को सस्पेंड किया जाए। अपने विधायक की इस वहशियाना हरकत से बीजेपी का नेतृत्व भी नाराज हो गया। पार्टी ने तुरंत थवानी से जवाब तलब किया। सियासी नुकसान के अंदेशे से माननीय तुरंत माफी मांगने पर भी उतारू हो गए। हानि पहुंचावવાનો મારો ધર્મ નથી,
કોઈની બેઇજ્જત કરવાનો મારો અધિકાર નથી, પણ આ અંજાનામાં જોશમાં થઈ ગયું છે એટલે મને પણ દુઃખ છે। माननीय समझ गए कि सिर्फ माफी मांगने भर से महिला के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का पश्चाताप होना संभव नहीं, लिहाजा आनन फानन नीतू थवानी से संपर्क किया गया और मीडिया के सामने माफी मांगकर राखी बंधवाने का पूरा सियासी ड्रामा रचा गया। જે મારે આ જોશમાં મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે એને મને દુઃખ છે, ખેદ છે, અને જે બેનને મારે લાત લાગી ગઈ છે તો હું બેનને બી સોરી કહીશ કે બેન અંજાનામાં મારાથી આ ગલતી થઈ ગઈ છે અને ગલતી થઈ છે એટલે મારે સ્વીકાર કરવાનું છે। नीतू ने भाई बहन के बीच हुई मारपीट मानकर माननीय जी को माफ भले ही कर दिया, लेकिन महिलाओं के प्रति एक जनप्रतिनिधि के बर्ताव से बीजेपी और पूरी सियासी कौम पर लगा दाग छूटना इतना आसान नहीं। पिछले साल जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा के पूर्व विधायक गगन भगत को एक महिला सरपंच की पिटाई के आरोप में 6 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि बीजेपी के इस पूर्व विधायक ने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थाम लिया है। वहीं असम में एक होटल की महिला कर्मचारी की पिटाई का मामला भी इसी साल 9 मई को सामने आया था। पीड़िता की शिकायत पर प्रदेश में कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री के पुत्र नेकबर जमान को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि जमान महिला को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ उसे बार बार लातों से मारता है। जमान इस होटल का मालिक बताया जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी पिछले साल राजनीतिक हिंसा में तृणमूल के गुंडों ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को बड़ी बेरहमी से पीटा था, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी ने इस तरह की हिंसा रोकने के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए। ये राजनीतिक हिंसा सिर्फ विरोधी दलों के साथ ही नहीं, पार्टी के भीतर भी खूब देखने को मिल रही है। 2 साल पहले झांसी में समाजवादी पार्टी की एक बैठक में महिला नेताओं ने मिलकर एक महिला नेत्री को जमकर पीटा। जिस देश में नारी के मान सम्मान के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं, वहां पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करने पर महिलाओं को जानवराना हिंसा के जरिए चुप करा दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि नारी के अपमान करने को राजनीतिक वर्ग नेताओं के चरित्र से जोड़कर नहीं देखता। ऐसे में सुरक्षा के नाम पर तमाम कानून होने के बावजूद महिलाओं को या तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है या फिर वो डर कर घर पर बैठ जाती है। तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी रोकने के लिए जिस तरीके से हिंसा का सहारा लिया जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता संजय सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक राजा जी भी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी भी इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। साथ में हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं महिला समाजसेवी रेणु मिश्रा, जो आली नाम की संस्था भी चलाती हैं और महिलाओं की जागरूकता और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लंबे वक्त से लड़ रही हैं। तो सबसे पहले हम संजय जी से पूछना चाहेंगे, जो गलती से मिस्टेक हो गया आपके विधायक से, इस पर आपका क्या कहना है? ये क्या बेन को इस तरीके से लात से सम्मानित किया जाना चाहिए था? देखिए, मैं सबसे पहले आपके प्रश्न पे ही आपत्ति करूंगा। आपके विधायक पे, विधायक हो वो चाहे नथानी जी हो, जो भी हो, या किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, एक अगर महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो कानून की कई धाराएं हैं जिसमें 323 है, 26 है, 354A है, 509 है। ये दंड संहिता के अंदर ये कानून है और उसके अंदर उसने घुस के ये कार्य किया है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और क्रिमिनल ऑफेंस में चाहे हमारा विधायक हो, चाहे किसी का विधायक हो, चाहे देश का कोई भी नागरिक जन हो, वो एक क्रिमिनल के रूप में देखा जाता है। उस वक्त वो एक विधायक के रूप में नहीं देखा जाता। मतलब आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। आप यहाँ कानून की स्थिति न बताएं। मेरी आपसे कहना है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस आदमी को राजनीतिक चरित्र का सर्टिफिकेट देगी? ये प्रशासनिक कार्रवाई का भय नहीं होता, हमारे कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भय नहीं होता, तो आज वो सरेआम माफी नहीं मांगते, उस महिला से राखी नहीं बनवाते। और उसके बाद भी ये मोरल पुलिसिंग है, मोरल एक्टिविटी है, सामाजिक तौर पे हुआ है। लेकिन जो आचार से जो दंड की प्रावधान है, अगर उसके अंदर महिला केस करती है या कोई भी आदमी केस करता है, उन्हें हर चीज वो हर क्रिमिनल ऑफेंस को झेलना पड़ेगा।
अगर उन्होंने ये अगर तो नहीं कानून उन्होंने की crime स्थिति, की है, इसमें आपका कोई एहसान नहीं है संजय जी, आपकी देखिए, पार्टी का कोई एहसान नहीं है। मेरी आपकी पार्टी पार्टी नहीं ने है। आनंद मैंने आपको फानन, क्या कहा? आपकी सुनिए, पार्टी ने आनंद मैंने- फानन इस पर कोई वक्तव्य मेरी- क्यों नहीं दिया? सर, मेरी- और एक सर, गलती सर, इस एक तरीके मिनट, की ममता बनर्जी से होने लगती है तो आप देश भर में श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने आनंद फानन में क्या स्टेटमेंट दिया, नहीं स्टेटमेंट दिया, क्यों उसकी- नहीं दिया? देखिए, आपको इसी पर तो हमारी बताना पार्टी- है। हमारी पार्टी एक्शन पे विश्वास करती है। स्टेटमेंट एक्शन क्या पे देगी? आपने किस तरीके से विश्वास एक किया, आदमी किसी वो तो महिला सामने को दिखाई पीट दे रहा है। एक मिनट सर, एक जो आदमी आपका किसी- एक्शन था वो तो सामने दिख सर, रहा है। एक आदमी किसी महिला को पीट रहा है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और क्रिमिनल ऑफेंस में उनको सारे क्रिमिनल जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने पड़ेंगे। तो आप इस बार उसमें कोई का पार्टी क्या आश्वासन कहेगी? देते गलत है हैं तो गलत है। कि इस व्यक्ति को पार्टी से हटाया जाएगा, इस हमारी आदमी को पार्टी सस्पेंड अवश्य किया कार्रवाई जाएगा। करेगी। हमारी पार्टी ने अगर इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, यहाँ भी तो संजय जी उससे जवाब राजनीति क्यों हो होगा? रही है। देखिए, अभी मामले को टाल दो और बाद में देखिए, कोई ये कार्रवाई आपकी नहीं सोच होती है, है। आपकी सारे सोच है। सारी आज तक की 24 ऐसी घंटे घटनाओं के से अंदर उनसे संजय जी जवाब बहुत मांगा गया। स्पष्ट है। 24 घंटे नारी के के अंदर उनसे प्रति जवाब मांगा गया। नारी के प्रति देखिए, सम्मान भाव के लिए आपको नारी- एक स्पष्ट रूप से वक्तव्य लेके आना चाहिए भारतीय जनता था। पार्टी, अंशुमन जी, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के घटनाओं पे जीरो टॉलरेंस पे काम करने का कार्य करती तो है। वक्तव्य की भी उनको तुरंत आवश्यकता मांगा गया है, स्टेटमेंट। वही जो चुनावी वक्तव्य देखिए, आप देते आपके रहे हैं। कहने से उनका स्टेटमेंट मांगा गया। हो सकता है हमारी पार्टी कल तक उनके खिलाफ कार्रवाई करे, आप थोड़ा इंतजार तो कीजिए। हर ठीक है। देखिए, पार्टी कोई भी विशेष जो इस तरह की हरकत है वो किसी भी धर्म जाति पार्टी से ऊपर उठकर है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी महिला को सरेआम आप चौराहे पे पीट रहे हो, उसके लिए पूरी धारा है और उनको फेस करना पड़ेगा। उनको पार्टी के भी अनुशासन का जो कार्रवाई है उसे भी फेस करना पड़ेगा। अभी आप थोड़ा इंतजार तो कीजिए, इमीडिएट रिएक्शन पर मत आइए। और नरेंद्र भाई मोदी के लिए, नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री काल में इस बात को हर व्यक्ति ध्यान में रख ले कि महिलाओं के लिए अपमान जैसी, देखिए मैं आपको बताऊं कि आज अगर आप पूरे क्राइम रिकॉर्ड देखेंगे तो ये जो 354A और 509 है, मॉडेस्टी का है, जो भी मैडम जो भी आपके चैनल पे बता रहा था, 509 है किसी के घर पे जाके आप उसे वहां जाके अपराध करें, हंगामा करें। इसकी क्राइम इस देश के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। ये इमीडिएट एक्शन लिया गया और 2014 के बाद लिया गया। आप इस डाटा को भी देख सकते हैं। नरेंद्र भाई मोदी के लिए क्राइम है, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का विधायक हो। इसीलिए अपेक्षा ज्यादा है संजय जी, इसीलिए अपेक्षा ज्यादा है कि नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उनके जो आदर्श हैं, उनको सिर्फ कागजी बनाए रखना चाहते हैं या उस पर कोई व्यावहारिक अमल करना चाहते हैं आप लोग? नहीं, जीरो टॉलरेंस है। क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए भी। सबसे बड़ी मुसीबत है कि हमारे पत्रकार बंधु बहुत ज्यादा इमीडिएटली एक्शन, मतलब इमीडिएटली रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। नरेंद्र भाई मोदी का जीरो टॉलरेंस है और इस तरह की घटना पर आपको कल तक कोई ना कोई मजबूत कार्रवाई दिख जाएगी। चलिए, हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस स्पष्ट धन्यवाद वक्तव्य के लिए। यहाँ पर मैं अभिषेक जी से बात करना चाहूँगा। अभिषेक जी, दरअसल क्या है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में जितनी तेजी से बढ़ रहा है, या देखिए पिछले 16वीं लोकसभा में 11% महिलाओं का प्रतिनिधित्व था, इस बार 17% के आसपास और 78 सांसद हमारे साथ हैं, जिसको लेके नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के पहले जो भाषण दिया था उसमें बहुत प्रसन्नता भी जाहिर की थी। और संभवतः देश की राजनीति में पहला मौका है जब इतनी तेजी से ये प्रतिशत बढ़ा है। तो क्या इससे कहीं ना कहीं पुरुष के भी या पितृसत्तात्मक समाज की या पुरुषों की नेतृत्व करने को लेकर के उनके अंदर कोई असुरक्षा की भावना आई है कि इस तरीके की हिंसक कार्रवाई एक नहीं कई जगह, जैसे अभी आपने जम्मू में देखा, जम्मू में गगन भगत जी जो कभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत कहना चाहिए जांबाज विधायक रहे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए, तो पार्टी बदलने से चरित्र तो बदल नहीं जाता, तो उनका भी देख रहे हैं। वहीं पर आप ममता बनर्जी के समय यहाँ भी देख रहे हैं कि महिला होने के बावजूद उनके यहाँ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के साथ किस तरीके का अभद्र व्यवहार होता है और ममता बनर्जी खामोश रहती हैं, या समाजवादी पार्टी में महिलाएं मिलकर ही एक महिला को मारती। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा अभिषेक जी, क्या है इसके पीछे, कौन सी सुरक्षा है भारतीय समाज को? देखिए, ये लोग बहुत घबराए हुए हैं और ये जो महिलाओं पर अत्याचार पुरुष नेताओं के द्वारा होते हैं, ये सिर्फ किसी एक पार्टी विशेष ने करे ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आजम खान साहब का भी स्टेटमेंट कुछ दिन पहले ही था हमारे सामने।
विधानसभा इलेक्शन में बीएसपी के एक नेता थे नसीमुद्दीन जी, उन्होंने भी कुछ एक बड़े गंदे कमेंट्स करे थे, जिसकी वजह से आज स्वाति सिंह जी मिनिस्टर हैं, उनको अपोज करने की वजह से। और कांग्रेस का तंदूर कांड तो सबको याद ही है। बात लेकिन ये है कि किसी तरह से जो ये आज बात कह रहे हैं मेरे भाई संजय सिंह जी, इनसे ये पूछा जाए, आज तो ये कह रहे हैं कि साहब उसको बीजेपी एमएलए मत मानो, एक आम आदमी मान लो। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या ये एक्शन लेते? क्या इनकी सोच में कुछ फर्क था? दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि साहब आज उसे बीजेपी एमएलए मत मानो, लेकिन जब कोई भी किसी दूसरी पार्टी से होता है तो पार्टी का नाम ज्यादा उछालते हैं। ये तो गलत है। लेकिन अब नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विचार है वो महिला सशक्तिकरण की तरफ, जो वो कहते भी हैं, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने पहली डिफेंस मिनिस्टर सीतारमण जी को बनाया और आज फाइनेंस मिनिस्टर भी उनको बनाया। तो उनके विचार में और जो पार्टी के नीचे जो हो रहा है, आज वो कह रहे हैं कि जी बहन बना लिया, राखी बंधवा ली। देखिए ये राखी तो फिर इन्होंने मायावती जी से ही बनवाई थी पहले, किसको नहीं पता। लेकिन जो ओवरऑल विचार है सारी पार्टियों का, जो लीडर्स हैं, जैसे आपने भी कहा कि पार्टी बदलने से विचार नहीं बदल जाते, तो सब जगह ऐसा ही है। वरना प्रियंका चतुर्वेदी जी शिवसेना में क्यों आती कांग्रेस छोड़कर? तो सबका विषय एक है, महिलाओं पर अत्याचार। आज की डेट में सोशल मीडिया और वायरल इतनी जल्दी चीज़ें हो जाती हैं कि कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था तो मामला वहीं दब गया होता। आज बीजेपी एक्शन लेने की बात इसलिए करेगी बिकॉज वीडियो हैज गॉन वायरल। अदरवाइज तो देखिए घबराए हुए तो ये सारे हैं। अदरवाइज तो ये 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल सालों पहले पास हो गया होता। क्यों नहीं होता? बिल की कॉपी फाड़ी जाती थी पार्लियामेंट में जी। और उन्होंने ही फाड़ी है जिन्होंने अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो मैं यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे सुनील कौशिक जी से पूछना चाहूँगा। सुनील जी, जैसा भी जिक्र किया अभिषेक राजा जी ने कि प्रियंका चतुर्वेदी के साथ पार्टी के भीतर दुर्व्यवहार होता रहा है और एनएसयूआई और युवा कांग्रेस को लेकर के ये कोई बड़ी अजूबी सी बात भी नहीं है, जैसा पुराना इतिहास आपको सबको याद होगा। लेकिन इस घटना के बावजूद एक महिला अध्यक्ष थी रही सोनिया गांधी कांग्रेस की, और कोई प्रियंका की इस शिकायत पर जो उन्होंने पहले भी दायर की थी उस पर कहीं कोई किसी तरीके की सुनवाई नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उनका जाना एक अलग राजनीतिक कारण हो सकता है, लेकिन क्या अपने आप में गंभीर बात नहीं है? जो महिला आरक्षण का समर्थन करने वाली सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कहने वाली अपने आप को पार्टी है कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी है, उसमें ये हाल है तो बाकी के बारे में क्या पूछा जाए? देखो अंशुमान जी, राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल, यदि कोई भी घटना होती है तो कुछ दिन तक, कुछ घंटों तक इस बात का इंतजार करते हैं कि इस घटना से हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। और उनको दिख रहा है कि नुकसान ज़्यादा होने की संभावना है तो मीडिया के सामने वो लोग आते हैं, माफ़ी मांगते हैं या अन्य कार्रवाई करते हैं। अब जैसे आपने शिवसेना वाली बात की, जो प्रियंका चतुर्वेदी वाली बात की, उनको दिख रहा था उस समय कि मुस्लिम वोट जो घटना की थी वो किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा की गई थी कि कहीं मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए। दूसरी बात आपने झांसी का कहा, झांसी में तो उस महिला को समाजवादी पार्टी महिला नेत्री को पीटा गया जो महिला आयोग की मेंबर थी। आप छोड़िए इस आम महिला को, और उस महिला आयोग की जो मेंबर थी वो मीटिंग ले रही थी उस समय घटना हुई, और उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, उस समय डीएमएसपी तक भी मौजूद थे, उसमें सारे विधायक मौजूद थे। उसमें उस समय मारपीट उसके साथ की गई तो आम जन की तो बिसात क्या है। दूसरी, मायावती जी के साथ क्या घटना हुई, अन्य ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, गुजरात में अभी क्या हुआ, आज का फरीदाबाद का आप देख लीजिए। फरीदाबाद में तो बेल्टों से पीटा गया है, जो अभी घटना आप लोगों के सामने नहीं आई है, उसमें कई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। आज ही की घटना है वो। तो सारे राजनीतिक दल, अब पहले आप 4 दशक पहले की बात करेंगे तो पहले ऐसे मामले आते थे तो आंदोलन होते थे। अब तो केवल ट्वीट कर दीजिए, मीडिया के सामने आकर के बोल दीजिए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब जनता का प्रेशर या राजनीतिक विपक्ष का प्रेशर जब तक लोगों पर नहीं पड़ेगा, आप आज ही की गुजरात की घटना ले लीजिए, कोई भी राजनीतिक दल सड़कों पे आया, किसी भी राजनीतिक दल ने धरना देने का प्रयास किया, केवल मीडिया के सामने बोल दिया और ट्वीट कर दिया। इससे अब लोकतंत्र चलने वाला नहीं है। यदि वास्तविक रूप से आप जागरूक हैं और किसी के साथ अत्याचार हुआ है तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा
और दूसरे लोगों को संदेश देना पड़ेगा यदि ऐसी घटना होती है तो आपके साथ भी वही होगा जो आज हो रहा है। लेकिन ऐसा 2 दशक से बिल्कुल गायब हो गया है सारे राजनीतिक। और दूसरी बातें को कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कुछ प्रतिशत बाहर आ पाती हैं, 50% से ऊपर तो घटना दबाई दी जाती हैं, पता ही नहीं चलता। और लोग मीटिंगों में जाकर के बोलते हैं ये मत कहिए सर, पार्टी को नुकसान हो जाएगा। और आज आप देख लीजिए गुजरात में उस महिला को जाकर माफी मांगी, राखी बंधवाई, कहा किस प्रेशर में कहा कहीं मेरे पे कार्रवाई न हो। और दूसरी भी बीजेपी को तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको निलंबित करना चाहिए। ऐसे विधायक तो नहीं है सो सरकार चली जाएगी। एक विधायक के निलंबित होने से क्या उनकी सरकार पे आंच आ जाएगी? आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, एक विधायक पर रेप का आरोप लगता है, आज तक बीजेपी ने उस विधायक को पार्टी से निकाला नहीं, हिरासत में जेल में है। क्या एक विधायक के निकालने से क्या सरकार गिर जाएगी? तमाम पूर्ण बहुमत है, लेकिन कहीं वोट बैंक नाराज ना हो जाए आपके पास, कहीं वो वोट बैंक खिसक न जाए जिससे ये कार्रवाई हो। सीबीआई के जांच होने के बाद एसएसपी लखनऊ के जाकर के उन्होंने कितना हंगामा किया, जाकर के सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न टिप्पणी की न उसको पार्टी से बाहर दिखाने का रास्ता किया। क्यों? कुछ न कुछ तो ऐसे कारण पार्टियों को रहे होंगे। सही बात तो सारा नुकसान दफा देखते हैं सारे राजनीतिक। सुनील जी, आपका कहना है राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही अभाव है। अभाव नहीं, मर गई है बिल्कुल, मर गई। अभाव छोड़िए आप। और मानवीयता भी आंखों से पानी, आंखों का पानी भी मरता चला जा रहा है। और हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता बैठते हैं वो ये नहीं कहते ये हुआ है, वो दूसरी पार्टी पर आरोप लगाएंगे, उसने भी तो ऐसा किया था, उस पार्टी में भी तो ऐसा हुआ था। ये नहीं है कि हमने क्या किया और हमें इस पर लज्जा आनी चाहिए, हमें कार्रवाई करनी चाहिए, ये एग्जाम्पल नहीं होते, वो 4 पार्टियों का एग्जाम्पल और देते हैं। तो ये दुर्दशा भारतीय लोकतंत्र की हो गई है, इसको सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात सुनील भाई जो मैं रेणु जी से पूछना चाहता हूँ, जो महिला अधिकारों के लिए लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रही, रेणु जी, इसमें सबसे ज़्यादा हास्यास्पद और सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए कारुणिक पक्ष वो ये है कि जिस तरीके से एनसीपी के महिला नेता ने तुरंत राखी बंधवाने को तैयार हो गई, वो अपने मान सम्मान के साथ समझौता करके उस विधायक के साथ बैठ गए जो बिल्कुल पशुवत उनके ऊपर लातों से प्रहार कर रहा था, उनके पति को पीटा जा रहा था। क्या ये एक सिर्फ राजनीतिक लालच है या किसी तरह का भय है? क्या महिला नेता इस तरीके के काम करके क्या महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ खुद भी नहीं कर रही हैं? ये क्या वजह हो सकती? अंशुमान जी, इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ ये समझिए कि ऐसा ये जो दबाव होता है और प्रेशर होता है और डर होता है, ये महिलाओं में, खासकर भारतीय महिलाओं में इतना ज्यादा हो गया है, क्योंकि ये दबाव पितृसत्तात्मक समाज का भी प्रभाव है, एक सत्ता और शक्ति का भी प्रभाव है, और दूसरा ये भी है कि अगर वो ऐसा नहीं करती, जो स्थितियां आने वाली आएंगी, उस डर के कारण ये लिया गया समझौता एक तरीके से। इसको इस ढंग से भी देखने की जरूरत है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो महिलाओं के वोट से चुनी जाती हैं, और खासकर अगर आप भारत में देखें तो हम 65 करोड़ महिलाएं, हम 65 करोड़ महिलाओं द्वारा चुनी गई जो सरकार है या जो विधायक है, जिनका जो विधायिका कहलाती है, वो अभी भी जो डिग्निटीपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है जो महिलाओं का आर्टिकल 21 में दिया गया, जो मौलिक अधिकार है, उसका सरेआम हनन करते हैं। और इस तरीके से अन्य नेता भी करें, क्योंकि उन्हें पता है कि पितृसत्तात्मक समाज में उनका कुछ होने वाला नहीं है। किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना, क्योंकि क्रिमिनल केस बनता है, वहां की पुलिस की जिम्मेदारी है। वो महिला जाए एफआईआर लेकर के कॉपी लेके चाहे नहीं जाए, उनकी जिम्मेदारी है उस जिले के डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी की कि साहब वो एफआईआर लिखे, उसका स्टेटमेंट ले। अगर महिला से राखी बंधवा लेते हैं, साहब राखी बंधवाने से फिर तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, क्योंकि भाई ने फिर बहन के साथ में हिंसा की, तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस अपराध नहीं है भारत में? तो ये पूरा उस तरह बनाने की कोशिश है कि अगर कोई लड़का किसी के साथ में रेप कर रहा हो तो साहब शादी कर लीजिए, खत्म है किसी, तो साहब राखी बंधवा लीजिए। राखी बंधवाने से क्या एक भाई को अपनी बहन को मारने का हक हो जाएगा? सरेआम इस तरीके से, बजाय इसके कि कानून, जिस देश में कानून का राज हो, जिस देश में बहुमत की सरकार हो, और इसमें मुझे लगता है वो केंद्र की सरकार के बजाय जो राज्य की सरकार है, और राज्य की सरकार के बजाय जो एग्जीक्यूटिव है, जो पुलिस विभाग है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये रूल ऑफ लॉ है, वहाँ हर व्यक्ति बराबर है। आप जानते होंगे 2013 के बाद अमेंडमेंट में ये भी आ गया है कि सब सेक्सुअल असॉल्ट के केस में किसी की परमिशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 350 को एमएफआईआर दर्ज कर सकते हैं सीधे, और उसमें महिला को जाने की क्या जरूरत है? ये स्टेट वर्सेस केस होगा, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? और ये जो एग्जाम्पल अलग अलग पार्टियां सेट करती है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कि साहब
महिलाओं को केवल वोट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। पितृसत्तात्मक समाज में कानून होते हुए भी, मौलिक अधिकार होते हुए भी, दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान होते हुए भी स्थिति वहीं के वहीं रहेगी। तो ये दबाव की शिकार की महिला है, ये समझने की जरूरत है। शिक्षा बिल्कुल नहीं है, ये अपने आप में दबाव और भय के कारण ये उसको निर्णय लेना पड़ा है। इस प्रकार के बहुत से केसेस हम लोग डेली देखते हैं जिसको महिलाएं इस प्रकार का शिकार है। नहीं, सही कह रही हैं रेणु जी आप। मैं मेरे साथ संजय जी हैं। संजय जी, अब इस विषय की संवेदना को समझ भी रहे हैं और एक सच्चे इंसान होने के नाते उन्होंने इस बात के लिए भरोसा जताया कि पार्टी जरूर कुछ न कुछ बड़ा कदम उठाएगी, इसको लेके एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करी। लेकिन संजय जी, एक बात आपने नोटिस की जो रेणु जी ने कही कि महिलाओं को भी वोट बैंक समझा जाने लगा है। तो इसी वोट बैंक को कोई लूट न ले, इसीलिए आपने जब सोनिया गांधी ने पत्र लिख करके महिला आरक्षण की बात की तो उस पर आपने तवज्जो नहीं दी। क्या अब आपकी पूरी तरीके से बहुमत की सरकार है, क्या महिलाओं का कुछ भला होने वाला है? आपको लग रहा है कि क्या आप महिलाओं का सशक्तिकरण में कोई ठोस कदम उठाएंगे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे करोड़ों रुपए विज्ञापनों में फूकने के बजाय? मैं आपकी बात को समझने का, प्रश्न को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं इस क्राइम को 33% जो ये क्राइम हुआ है, जो ये विधायक जी ने जो पिटाई की है सरेआम, जो कि बहुत ही एक गलत और शर्मनाक हरकत की है, क्या मैं इसको आपके सवाल के माध्यम से समझूं कि आप इसको 33% आरक्षण से जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, और कहीं हमारा ना कहीं जवाब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या मैं 33% आरक्षण पे दूं, क्या मैं, और या जो क्राइम हुआ है इस पर दूं? नहीं, बहुत बढ़िया संजय जी, मैं अब आपको इस समय पे बता भी दूं। मैं आपको आपको बताना चाह रहा हूं संजय जी, ये क्यों जुड़ा हुआ है प्रतिनिधित्व के मामले से, क्योंकि देश की 60% से ज्यादा महिलाएं राजनीति में प्रतिनिधित्व से परहेज करती हैं और हमसे ज्यादा बेहतर स्थिति आपके पाकिस्तान में है, हमसे ज्यादा बेहतर स्थिति आपके नेपाल में है यहाँ, और हमारे यहाँ सबसे बुरी स्थिति है। ये क्यों है ऐसा? 2009 में संजय जी, ये इसको कथनी और करनी के फर्क को समझिए। अंशुमन जी, मुझे अगर आपने सवाल किया, मुझे बोल देने दीजिए। 2009 में हमारे साथ दो विद्वान बैठे हुए हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व 7 से 9% था। 2014 से और अभी तक 2019 तक आते हैं, नेचुरल जहां रिजर्वेशन नाम की चीज अभी नहीं हुई है, वहां पर 17 से 18% जो है महिलाओं का एक इन्वॉल्वमेंट और एक पार्लियामेंट उच्च सदन। सर एक मिनट बोल ले दीजिए। ये आपके प्रयास से नहीं हुआ, ये महिलाओं के प्रयास से हुआ है। देखिए, मैं अपना ये महिलाओं के प्रयास से हुआ, जो क्रेडिट आप लेना चाहते हैं। पार्टी के नेताओं के प्रयास से हुआ है। देखिए, हमारे सोच के प्रयास से हुआ है। पाकिस्तान में 21% महिलाओं को, मेरी बात सुन लीजिए संजय जी, संजय जी, एक डेटा, संजय जी, एक आपसे निवेदन है, मैं डेटा ही बता देता हूं आपको। बताइए। पाकिस्तान में 21% महिलाओं को हिंसा की वजह से राजनीति से परहेज है, राजनीति में आने से परहेज है। नेपाल में 16% महिलाओं को हिंसा की वजह से सियासत में आने से परहेज है, और भारत में 60%। आपके लिए शर्मनाक स्थिति नहीं है? आप बात कर रहे हैं, इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं महिलाओं के संघर्ष का। देखिए, महिलाओं के संघर्ष की क्रेडिट की बात यहां नहीं चल रही है। यहां यह चल रही है कि विधायक जी ने बीच रास्ते पे अपराध किया, उस अपराध की सजा उनको राजनीतिक तरीके से भी मिलनी चाहिए, सामाजिक तरीके से भी मिलनी चाहिए और कानूनी तरीके से मिलनी चाहिए। जहां तक रही बात महिला सशक्तिकरण की, इसमें देश में कोई इस बात को लेकर संदेह नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 2014-2019 तक रही, अभी 2019 के बाद दूसरी पारी की सरकार आई, और महिला सशक्तिकरण का नतीजा है कि आज भारतीय राजनीति के अंदर महिलाओं का प्रवेश एक तादाद के रूप में बढ़ा है, महिलाओं का प्रवेश बढ़ा है, और उसके वजह से कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन की चीजें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं आपको देखने और सुनने को मिल रही हैं। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, 2009 में अगर 100 कंप्लेन जाते थे तो 100 कंप्लेन में सिर्फ 52 कंप्लेन या 48 कंप्लेन ऐसे होते थे जो एफआईआर में दर्ज होते थे। आप मीडिया के माध्यम से ये भी बताइए कि 2014 में, सर एक मिनट प्लीज, 2014 में दिल्ली एनसीआर के अंदर 96% कन्वर्जन गया, जो कंप्लेन को एफआईआर में कन्वर्ट किया गया, और अभी आज के डेट में पूरे देश को देखेंगे तो 72% कंप्लेन जो है कन्वर्जन हुआ ये एफआईआर के अंदर। और यही कारण है कि देश में 3,36,000 से भी ज्यादा कंप्लेन रजिस्टर्ड हुए। डोमेस्टिक वायलेंस हो, पॉलिटिकल वायलेंस हो, इस सब के लिए 398A बना हुआ है, और इसका भी पूरे तरीके से उसका लाभ मतलब समाज को मिला है, और ये चीजें रुकी हैं। सरकार इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक मैसेज देगी,
और उस मैसेज के तहत ये चीज समाज से हटेगा और यही एक रास्ता है। ये क्राइम को कभी आप रिजर्वेशन से तोल के नहीं, रिजर्वेशन का एक अलग जरिया है और हमारी सरकार उसके लिए भी वचनबद्ध है कि हम आप लोकसभा और राज्यसभा पहुंच जाएं, है उसको लागू करें। सुनिए, आपने हम राज्यसभा लोकसभा में और बिल पढ़ा राज्यसभा में हुआ है। हमारी संख्या जैसे ही पहुंचेगी हम 33% आरक्षण पे भी आएंगे। दोनों दो विषय हैं। निवेदन है कि क्राइम को राजनीति से बहुत अटैच करने संजय जी, आज ये महिलाओं के लोग नौकरी प्रति कर रहे हैं, आपके नजरिए को लेकर अंशुमन जी, जहां संजय जी, ऑफिस में ये लोग महिलाओं नौकरी के कर रहे हैं प्रति वहां वायलेंस नजरिए हो रहा का है, घरों के सवाल अंदर है। वायलेंस हो रहा है और चीजें कानून के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के मजबूती से और सरकार के दृढ़ संकल्पता से ही ये सब चीजें कम होगी। अभिषेक आप इस विषय को रखिए। संजय जी मंच पे और मीडिया के सामने कहना बहुत आसान होता है। मैं डाटा बता रहा हूं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं डाटा बता रहा हूं। सुन लीजिए अगर ना, डाटा गलत अरे है आप सुन बताएं लीजिए, आप। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने कहा गुजरात के विधायक पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्या कार्रवाई होगी? माफी मांग ली राखी मंडवाली। कार्रवाई तो तुम्हें उन्नाव के विधायक पे करनी चाहिए ना। क्यों जेल में नहीं है वो? जेल में जेल में हाई नहीं कोर्ट है वो। के निर्देश पर, आज कितने हाई साल से कोर्ट जेल के में है? निर्देश पार्टी पर से बर्खास्त क्या करिए ना। सुनिए, सीधे नरस्त क्या किया। पुलिस पार्टी से बर्खास्त करिए। नहीं, कतई नहीं। आपने पार्टी से क्यों बाहर देखिए निकाला? जी, आपने पार्टी से पार्टी- निकला हुआ वो? कहाँ निकला? क्या उसके खानदान के किस व्यक्ति को अरे वो टिकट मिला है? पार्टी कौन आदमी से मेंबर जुड़ा हुआ उसकी है? निलंबित विधायक की क्यों नहीं की आपने? मेरी बात- आप गुजरात को छोड़िए, मेरी बात- गुजरात से MLA है वो तो अभी। उन्नाव का मामला है। और मेरी- सुनिए, और उसमें भरसक प्रयास पार्टी की तरफ से लोगों के किए थे समझौता हो जाए। एकदम नहीं प्रयास हुआ है। दिल्ली ये तक नहीं, लोग आए, एकदम लेकिन प्रयास हाई नहीं हुआ कोर्ट है। के मैं कह रहा हूं उसको निकाला क्यों नहीं? किसे? पार्टी से क्यों नहीं निकाला? पूरा खानदान उसका जेल में है। अरे पार्टी वो से क्यों नहीं निकाला? हुआ है वो। अरे पार्टी से क्यों नहीं से निकला हुआ है। कहाँ निकला है? एक जगह बताइए जिसका बीजेपी का नाम लेके अरे है। पार्टी से विधायक निकाला। आप इसकी जानकारी दे अरे दीजिए। मुझे जानकारी है। अरे न तो आपने विधायक से अरे आप किसी को सर, निकाल नहीं ना सकते। उसको निलंबित कर सकते हो। विधायक से निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल आप। सकते? वो निलंबित है। कहाँ वो जेल के निलंबित है? अंदर बिल्कुल नहीं है। किस प्रोसीडिंग ना में आया वो? निलंबित है, ना लखनऊ में- पार्टी की सुनिए, प्राथमिक लखनऊ सदस्यता में से किस उसको निलंबित प्रोसीडिंग किया। ना अरे पार्टी- जेल में तो आपके बाहर बात जाता बताता हूं। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से चलिए, निलंबित किया। अंशुमान जी मेरी बात सुनिए। संजय जी की अंशुमन जी, लखनऊ में विधानसभा के अंदर जितने बिल पारित किए गए, जितने महत्वपूर्ण बिल पारित थे, उसमें कहीं भी सेंगर जी को इन्वॉल्व नहीं किया गया। वो जेल में जो कैसे गलत लाएंगे? है वो जेल से भी नहीं, आते हैं। involve नहीं। आप निलंबित जेल से कीजिए भी आते हैं लोग। पार्टी से आप ये- निकालिए। आपने निलंबित देखा कीजिए। अटल जी के सरकार पार्टी को की गिराने सदस्यता के ये लिए- चाल ये चरित्र अटल जी के चेहरा सरकार नहीं को है गिराने संजय के लिए भाई। जेल से आए लोग। ये आपको ये संदेश आपका है। चाल चरित्र हमारी चेहरा पार्टी नहीं है। तटस्थ है, ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं आपने है। नेता आपकी नीति और कथनी नियत करनी बदलने सेम की नहीं बात है। हमेशा सेम कही है, है। नहीं है। एकदम सेम है, बिल्कुल नहीं जबरदस्ती है। सेम नहीं आप है। कहते कुछ हैं आज नहीं, घटना हुई नहीं, है, गलत आज बात। घटना हुई है। आप तो चलिए, तो आज- रात- आज आगे मोदी निलंबित जी करते कहे बाद में माफी हटो, मांगता है निलंबित वो। कर दिया वापस ले लेते ना उसको। तो क्यों नहीं बाद में निलंबित वापस ले लेते इस माफी देश मांगने के के अंदर बाद सुनिए, 24 घंटे अंशुमन में जी- आपने सिर्फ नोटिस जारी मेरी बात- वीडियो आने के बाद नहीं, आप नोटिस नहीं, जारी नहीं, कर रहे हैं संजय उसको। भाई- इस देश में संजय हर भाई- किसी को अधिकार है, एक क्रिमिनल को भी अधिकार है अपनी बात कहने बस का बस पहले। अब आप बात यही और सुनिए, अंततः आपसे आप यही कभी भी- अपेक्षा आप थी। कभी भी लॉ संजय को- भाई लॉ ये को गलत खत्म बात नहीं कर है। सकते। संजय भाई लॉ को एक खत्म नहीं कर नैतिकता सकते। एक पूरी नैतिकता दुनिया का जानती थी सबसे कि ज्यादा गांधी का मर्डर नाटक आप किसने ही किया। लोग करते हैं। हमारे कानून और में आज उसके लिए भी जगह है कि वो अपनी आप बात आज करते आप हैं। अपराधी को अधिकार देने के पहले पक्ष में पीड़ित के बजाय पीड़ित का मामला रफा दफा करने में विश्वास करते हैं और एक अपराधी example दीजिए आप। को अरे चलिए एक कोई example बात दीजिए। नहीं। राखी नहीं, बांध रहे हैं, एक माफी example मांग दीजिए। रहे हैं मीडिया के सामने। गलत बात। विधायक जी का ये अपना रफा काम दफा है। ये पार्टी से ये कोई जुड़ा हुआ आपके बात नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व देखिए, पार्टी से जुड़ा हुआ आप नहीं है। कभी- आधार पर उन्होंने किया है। आप कभी भी किसी बातों से कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। एक चलिए। एग्जांपल दीजिए। तो राखी बंधवा के सुनील भाई, इनकी बात को मान लिया जाए। मान लिया ये जाए, मान लिया घटना कब जाए। की आप बताइए अब मैं मुझे। नहीं, ये चलिए। घटना 4 दिन पुरानी घटना है। सोशल मीडिया में आने के बाद आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? उनको लेटर कब दिया गया? किनको? उन्होंने कंप्लेन कर आज दिया। महिला ने कंप्लेंट नहीं की। महिला ने कंप्लेंट कंप्लेन कर दिया। कंप्लेंट नहीं की। इस सोशल मीडिया में मेरी बात आने सुनो, के 130 करोड़ की आबादी है। अगर अगला चलिए, कंप्लेन अगर नहीं वीडियो देगा, वायरल तो नहीं सुनील होता भाई, वीडियो वायरल नहीं होता तो कुछ कैसे करते पता आप मीडिया में आने के बाद नहीं तो वहां पे आप कोई उसमें आप कोई नोटिस पत्र जारी था कर नहीं रहे हैं। आपके। अगला सुनील भाई, कंप्लेन सुनील नहीं भाई किया, अगले ने और कंप्लेन संजय नहीं जी, किया, कैसे पता चलता? संजय आज जी और अगर सुनील वायरल भाई। हुआ है तो पता चला लोगों को। नहीं वायरल नहीं होता तो एक्शन नहीं, लेते आप सुनील भाई, हाँ एकदम एक्शन होगा, एकदम एक्शन होगा। आप नहीं तो देख तो आपकी लीजिए, अरे आप अभिषेक इंतजार तो कीजिए। इनको जवाब देने के लिए कहा गया। ये हमारे अभिषेक देश जी, का एक संविधान है। मिनट हम आप रेणु जी संविधान से को चर्चा नहीं कर करते हैं। सकते। संजय जी, रेणु जी से हम चर्चा करते हैं। रेणु जी, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का जो अभाव है ना, इसको लेकर के क्या होना चाहिए? क्या आपको आप संगठन चलाती हैं, इसमें कानून की स्थिति को लेकर आप क्या
सोचती हैं कानून के क्या कानून पर्याप्त हैं देश में इसको लेकर के? आप क्या सोचती हैं और उन पर अमल को लेकर के? अंशुमान जी, ये बहुत सौभाग्य का विषय रहा है कि पिछले अगर हम 10-15 सालों में देखें तो भारत के पास में महिलाओं के लिए पर्याप्त अच्छे कानून हैं।
और सबसे मुश्किल और सबसे एकदम सही खराब बोल चीज रही ये है कि ये जो कानून है इसका जो क्रियान्वयन है उसकी स्थिति बहुत ही बुरी है। लचर है। इवन स्थिति ये है कि पुलिस विभाग को और जिनकी जिम्मेदारी है क्रियान्वयन की, उनको उसके विषय में ज्ञान ही नहीं, उनकी धाराओं के विषय में पता ही नहीं। और मुश्किल यही है कि अगर लड्डू रखा रह जाए, उसे कोई खा नहीं पाए, अगर कानून हो, उस कानून का उपयोग नहीं हो पाए, खासकर जिनकी जिम्मेदारी है। और ऑफकोर्स ये बिल्कुल सही बात है कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ही है कि एग्जीक्यूटिव है जिसकी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है, वो अपने रोल को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही। इसीलिए इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इसको ऐसे ही नहीं समझा जा सकता कि एक महिला की घटना है। ऐसी एक घटना होने से कई हजार महिलाओं का घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। वो नेताओं के पास जाने से डरेंगे अपनी डिमांड को लेकर, जबकि वो उसके नेता हैं। हमारा काम है अपनी नेताओं से अपनी जो मुश्किलें हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको शेयर करना। और अगर इस तरीके से घटनाएं हैं वो अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें बहुत जरूरी है एग्जाम्पल सेट करना कि कानून के समक्ष हर कोई बराबर है, भारत में कानून का राज है। तो इस प्रकार एक तरीके से एग्जाम्पल भी सेट हो पाएगा। जहां तक हम लोग जो केसेस देखते एक्चुअली वही हाल है, सारे कानून हैं, हर जगह से लोगों की पोजीशन बनी हुई है, पर जब उसके क्रियान्वयन की बात आती है कि कहीं भी नहीं। इवन 2005 में महिलाओं को अपने संपत्ति के अधिकार में भी मिला हुआ पिता। जरा देखिए, आप डेटा निकाल लीजिए कितनी महिलाओं को मिल रहा है। कोई जीवन नहीं आया हुआ है कि सीधे जैसे ही महिलाओं को, जैसे ही माँ बाप से जैसे पुत्रों को मिलता है वैसे ही बेटियों को मिले, कहीं नहीं मिल रहा है। क्योंकि कानून की पोतली बना देने से महिलाओं को अधिकार नहीं मिलने वाला तब तक, जब तक कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब उनका दबाव नहीं होगा कि साहब ये जो एग्जीक्यूटिव का काम करना है। तो बार बार मैं कह रही हूँ कि 65 करोड़ महिलाएं हैं वोटर, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और महिलाएं एकजुट होंगी, और ये अपने आप में जरूरी बात है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी हर जगह होना चाहिए। क्योंकि अगर महिलाएं दिखेंगी नहीं, महिलाएं पीछे हटती चली जा रही। इस प्रकार की हर घटना हम महिलाओं को घरों के अंदर कैद करती है। ये नहीं सोचना, ये जो है एक नई चीज यही है कि हमने राखी बांध दिया। राखी बांधने का क्या मतलब है? आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हाँ, भाइयों को बहनों को मारने का हक है। भाई, घरेलू हिंसा भी कानून इसी देश का है। तो ये इस बात को कहीं जस्टिफाई नहीं कर देता कि साहब बहन तुमने थप्पड़ मार दिया, क्यों मार दिया भाई? अगर बहन मार दे तो क्या वो जस्टिफाइड हो जाएगा? ये समझना कि साहब हर व्यक्ति का सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया, ये हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 14 इसे देता है। और ये सरकार की जिम्मेदारी, और खासकर जो लोग बड़ी पदवी पे हैं, जो लोग विधायिका में हैं, उनकी जिम्मेदारी कहीं अधिक है। जो आपने सही कहा, इस पर दरअसल राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर और इस तरीके की राजनीतिक संस्कृति जो भाई बहन को थप्पड़ पब्लिकली मारने वाली है, ये तो भारतीय संस्कृति का एक अच्छी मिसाल पेश की है। या इस पर अभिषेक जी से जरूर बात करना चाहूँगा। अभिषेक जी, क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियों को जेंडर सेंसिटाइजेशन का कुछ काम करना चाहिए? लिंग संबंधी जो या नारी के अधिकारों को लेकर के, नारी के प्रति कर्तव्यों को लेकर के पार्टी के भीतर आज तक कभी आपने किसी पार्टी में सुना कि कोई जागरूकता अभियान चलाया हो, या कभी वो जातियों के विश्लेषण से निकल करके कभी बात की हो कि नेताओं का चरित्र क्या होना चाहिए? चरित्र पर मुझे लगता है एक बार आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपकी जानकारी में आया हो। चरित्र की बात तो यही है कि देखिए, सबके चरित्र एक जैसे ही है कि अगर आप क्रिमिनल्स को लेंगे या बहुत ज़्यादा इसकी एजुकेशन पर काम नहीं करेंगे। बीजेपी का रोल फिर भी बेटर है क्योंकि इनके काफ़ी लोग आरएसएस से आते हैं, तो फिर भी थोड़े से ठीक हैं। लेकिन इस बार आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता तो सबसे ज्यादा बीजेपी से ही जीत सबसे ज्यादा एमपी भी तो बीजेपी के। खैर, वो विषय दूसरा। पहले मैं रेणु जी की बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि सिर्फ कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए, मैं दो घटनाओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसी लोकसभा इलेक्शन के बीच में हुई एक, विवेक ओबरॉय ने एक ट्वीट करा जिस पर महिला आयोग ने नोटिस भेज दिया, लेकिन दिल्ली की एक एमपी कैंडिडेट के अगेंस्ट कुछ पर्चे बांटे गए, उसको किसी ने नहीं ढूंढा कि वो किसने करा। तो ये जो सब्जेक्टिव मैटर है ना, केस लेने का, केस को नोटिस देने का, देखिए ये सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा हो गया है। और कौशिक सर कह रहे थे कि सोशल मीडिया ट्वीट कर दो, उससे क्या होगा। सर, ये ट्विटर की पावर ही है, सोशल मीडिया की पावर है कि ये वीडियो वायरल है और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होगा तो मामला तो दब चुका था। ये कहने 4 दिन पुरानी घटना है। नहीं, एक सेकंड, अपनी कार्रवाई इसी कर लेते हैं। हाँ, देखिए 4 दिन पहले जब ये घटना हुई, विधायक के दफ्तर के बाहर हुई, तो क्या वहां पर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं था? क्या इंटरनली ने पता नहीं चला? ये क्यों वेट करते रहे 4 दिन तक कि
वीडियो वायरल हो, उसके बाद ये नौटंकी करें, 4 दिन पहले राखी क्यों नहीं बंधवाई? और ये तो बड़ी गलत धारणा है। इससे तो कल को मैं भी अपनी बहन को पीट दूंगा और कहूंगा छोटी बहन है। ऐसा कहां इतिहास में लिखा है? कहां भारतीय संस्कृति की दुहाई ये देते हैं? कहां संस्कृति में ऐसा है कि बड़ा भाई छोटी बहन को पीट सकता है? सड़क पे कैसे मारेगा और क्यों मारेगा? बात को सेंसिटिवली समझने के बजाय बता रहे हैं कि साहब पहले 48-52% केस रजिस्टर होते थे, आज 90% रजिस्टर होते हैं। अरे सर, हमें समाज ऐसा बनाना चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस खत्म किया जाए। बजाय इसके खत्म करने के, इस पर चर्चा करने के, चर्चा ये कर रहे हैं कि साहब हमने तो रजिस्टर कर लिए केस। रजिस्टर करे तो कोई एहसान थोड़ी करा है, तो अभिषेक ये तो आपकी ड्यूटी थी। मैं आपकी जानकारी अंशुमन जी में कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ, संजय जी, आपको स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। भावनात्मक एंड नहीं होता, फिलोसफिकल एंड नहीं होता, लीगल कानून हमारे देश में नहीं ऐसा। एक मिनट सर। आप ऐसे नहीं कर सकते कि समाज के में इसके प्रति जागरूकता नहीं बढ़ी है। 3 क्राइम ऐसे हैं जो मोडेस्टी पार्टियों में नहीं पड़ी है, बड़ी है। हर जगह हम समाज की बात नहीं कर रहे हैं। प्लीज खत्म करने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। पार्टियों में नहीं बड़ी है। 498 है, 354 नहीं, है, ये सब छोड़ दीजिए। 354A मैं है। राजनीति में जब अपना हक मांगने आती, संजय जी, राजनीति में हक मांगने आने वाली महिला को प्रताड़ना होती है। एक बार सुन तो लीजिए अंशुमन जी। ये दहेज में आपने ऐसा नहीं किया है। मात्र 38,000 केस सालाना रिकॉर्ड में जाते थे पुलिस के पास, FIR होते थे। आज के डेट में 2,18,000 इन्हीं सब चीजों में है, और जिसकी वजह से समाज में एक भय का माहौल हुआ, और यही रास्ता है जो एक इसको हम खत्म कर सकते हैं। दूसरा, एक एजुकेशन पॉलिसी जिसकी ये बात कर रहे थे कि हर पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं भी इस बात से, आपकी बात से सहमत हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी हो या ऑफिसेस हो, जहां भी हो, इस तरह के एजुकेशन आपको, सोसाइटी हो, समाज हो, इस तरह के एजुकेशन आपको देने पड़ेंगे कि आपको महिलाओं का सम्मान करने आना चाहिए, आपको सम्मान करना चाहिए, और इस तरह की घटनाएं नहीं बढ़नी चाहिए। जहां तक सरकार की जिम्मेदारी है, संजय जी, आपके पार्टी में है कि संजय जी, आपकी पार्टी में महिलाओं के प्रति सम्मान भाव सिखाने की, जागरूकता की, ये जेंडर सेंसिटाइजेशन की कोई कमेटी है? सर, हमारे प्रधानमंत्री ने अपने प्रथम दिन जो स्पीच दिया है, जरा आप उस स्पीच को सुन ले। उसने महिला के सुरक्षा को लेकर, महिला के प्रभाव को लेकर कितना पालन किया, महिलाओं को उन्होंने धन्यवाद दिया। सर, मी टू में आप ही के पार्टी के MJ अकबर साहब का नाम आया था। तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है? आप क्या चाहते हो, कोर्ट को भी पास कर जाएं? नहीं तो जी, आप कानूनी कार्रवाई और पार्टी की कार्रवाई टाइम लगा आपको, सर टाइम लगा, बात तो नहीं करा, नहीं करती है, उनको रिजाइन देना पड़ा। संजय जी, संजय जी, इस्तीफा के बाद संजय जी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, संजय जी, MJ अकबर को विदेश से बुलाना पड़ा वापस, वो आपने नहीं पलटा। सर सुनिए, MJ अकबर विदेश से वापस आए, उन्होंने संजय जी, इस्तीफा लेना और इस्तीफा देने में फर्क है। इस्तीफा लेने और देने में फर्क है संजय जी, क्योंकि आपको वोट बैंक का नुकसान नहीं करना था, इसलिए आपने इस्तीफा लिया। आपने दिया नहीं। आप इस परिवर्तन, हमारी सोच है, आपके कर्म है, एग्जाम्पल है, हमारी सोच है, आपके कर्म है महाराज। हमने किसी भी तरीके से, हमारी पार्टी ने एक भी ऐसा नेता नहीं, चलिए संजय जी, ये सब छोड़ा जाए। आपका कहना है हमारी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। हमारी पार्टी ने अपने स्वेच्छा से जो निर्णय लिया है, संजय और जी, मोदी जी किसी सोच पर निर्णय नहीं लेते हैं। संजय जी, मोदी जी को बार बार मत लाइए। एक MLA ने गलती करी, इन चीजों पर यही बात मैं कह रहा हूं, नीचे कार्यकर्ताओं की बात कीजिए। क्रिमिनल क्राइम, वही वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को समझाने की जरूरत है। मोदी जी की बात संजय जी, और उन्होंने पहले दिन समझाया। आप सीधा मोदी जी पर को पहुंच जाते हैं। संजय जी, यही चर्चा करना चाह रहा हूं संजय जी। बाकी ठीक है, मोदी जी के आदर्शों से आप पार्टी के अंदर की तमाम कुरीतियों और इस तरीके के करतूतों को छिपाया नहीं जा सकेगा। वो अपनी जगह पर है, उनका अगर आप पालन करते तो ये घटना होती ही नहीं, है ना। और बार बार उनको बीच में लाके आप भयातंकित हम लोग जरूर होते हैं, वो छोड़ दीजिए। यहाँ सुनील जी से मैं बात करूंगा। सुनील जी ने अभी चर्चा की कि जो साइबर बुलिंग होने लगी है, और इस पूरी घटना में जो MJ अकबर वाली घटना थी, तो उसमें जिस तरीके से जिन्होंने आरोप लगाए उनकी साइबर बुलिंग हुई, ऑनलाइन अब्यूज किया गया महिलाओं को, एक ये नया क्षेत्र खुल गया जिसके माध्यम से तमाम तरीके के पत्रकारों के या महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए किया जा रहा है, को डराया धमकाया जा रहा है। इसको लेकर सुनील जी क्या सोचते हैं? ये एक नया ट्रेंड है, नया तरीका असॉल्ट का शुरू हुआ है, हमले का। अभियान जो चला, अब अभियान कहाँ है? वो खत्म हो गया ना अभियान। कहीं न कहीं से राजनीतिक प्रेशर हो,
पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर हो, कहीं न कहीं महिलाओं के ऊपर आया ना, वो पीछे हटने लगी ना। आज ही की आप गुजरात की घटना की आप बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी दोषी है? एनसीपी दोषी नहीं है? क्यों नहीं, बिल्कुल जिस है। पार्टी की वो कार्यकर्ता है, बिल्कुल। उस पार्टी के नेता उसके घर तक नहीं गए। हम संजय जी हैं इसलिए कह रहा हूं। बीजेपी को दोषी बता रहे हैं, अन्यथा और पार्टियों ने तो प्रतिनिधि भेजने बंद जिस कर दिए। पार्टी के लिए वो काम कर जिस पार्टी के लिए वो काम कर रही है, जिस पार्टी के लिए वो काम कर रही है, उनका दायित्व नहीं बनता कि जाके वो उसके साथ एकदम सही बात। अत्याचार हुआ है वो जाके लड़े? क्या हुआ, एनजीओ नहीं होंगे आसपास? एनजीओ कोई निकल के आया बाहर? ये तो सोशल मीडिया में वीडियो आ गया तब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। दूसरी बात, आप प्रियंका चतुर्वेदी को ले लीजिए, यदि इतनी बड़ी घटना हुई, नाराजगी दिखाई, पार्टी चुप हो गई। तो जिस पार्टी में उन्होंने इतनी साल काम किया और उनके साथ कोई घटना हो रही है, पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चुप है, बिल्कुल लेटर का जवाब नहीं दिया जाता है। तो आखिर में महिलाएं करें क्या इसके अलावा? इस पर हम वो तो ठीक है, विधायक जी आ गए, इससे तो अच्छा ही है कि उन्होंने बहन बना ली, राखी मांग ली, माफी मांग ली। ठीक है, इसके सुनील अलावा भाई। उसके पास चारा क्या था? सुनील भाई, समयाभाव है, मैं रेणु जी से अंतिम वक्तव्य लेना चाहूंगा कि इस स्थिति में राजनीतिक पार्टियां जो दोषी हैं, वहाँ सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका थी? कोई बात नहीं, मैं ये कहना जानना चाह रहा हूँ मैडम कि आप मुझे बताएंगे कि राजनीतिक संगठनों की भूमिका राजनीतिक प्रेरित क्यों हो जाती है? सामाजिक संगठनों की भूमिका कि किस मुद्दे पे उनको बात उठानी है, किस मुद्दे पे चुप रह जाना है, या कभी बोलना है कभी नहीं बोलना है, ऐसा क्यों होता है? होता है कि सबकी वो क्षमताएं नहीं होती हैं कि वो लीगल इंटरवेंशन कर सके। नहीं, वामपंथी संघ महिला होती तो वामपंथी संगठन अभी खड़े हो जाते तमाम ढोल नगाड़ा लेके। क्योंकि मामला एनसीपी के महिला नेता का था, इसलिए खामोशी दिखाई दे रही है पूरे। ये बेहद आश्चर्य का विषय है कि जिस राजनीतिक पार्टी की वो महिला है, मुझे लगता है कि हालांकि ये सबका विषय है, सबकी जिम्मेदारी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी और बनती है कि उनकी ही जो कार्यकर्ता है उनके साथ इस तरीके का कृत्य उनके साथ हुआ है, वो आगे खड़े होकर के इस बात को आगे नहीं उठा रही है, क्योंकि ये महिला सम्मान का विषय है, इसको साधारण तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन अंशुमान जी, वही चीज है ना कि महिला घर के लिए या तो वो देवी होती है, या तो वो दुर्गा और सरस्वती है पूजा जा, और या तो फिर वो पैर की जूती होती है। तो राजनीति की जो महिलाएं हैं उनकी जरूरत क्या है? वहीं जाकर वोट देने की जरूरत है। इसके बाद उन्हें नहीं लगता कि कहीं भी उनकी डिग्निटी का सवाल है, उनको बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए को आगे उठकर इस मसले को ले। बस ये पार्टी मसला बनाने के बजाय महिला सम्मान का मसला देकर के कानून के राज्य का मसला देकर के इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें बेहद जिम्मेदारी है आम लोगों की भी, उस महिला की भी, कि अपने डर को, अपने दबाव को, अपने भय को इससे निकले और बाहर उठ करके इसके लिए कार्रवाई करें, क्योंकि ये अपने आप एग्जाम्पल सेट होगा कि साहब कानून के समय सब बराबर है। इसमें अपने आप एक बड़ा तरीके के माहौल को बराबर 21वीं सदी को समझने की जरूरत है कि इस सदी में अब महिलाओं को नेतृत्व लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, डर से अपने भयों से लड़ना पड़ेगा, सत्तात्मक सोच से खुद से भी लड़ना पड़ेगा और सत्तात्मक समाज से भी लड़ना। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रेणु जी। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि स्वयंसेवी संगठनों, राजनीतिक दलों और न्यायविदों, न्यायपालिका और बुद्धिजीवी वर्ग को मिल करके सामने आना होगा, क्योंकि इस देश में कहने को तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में कथनी और करनी में कैसा फर्क है वो आपने देखा कि नारी की किस तरीके से पूजा की जा रही है। और राजनीतिक दल इसको लेके कतई भी असंवेदनशील है, उनके अंदर किसी तरीके की संवेदनशीलता ऐसे मुद्दों पे नहीं है। लेकिन अब नारियों का जिस तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक दल इसको लेके जागरूक होंगे और कोई सकारात्मक रचनात्मक कदम उठाएंगे। और यही अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी की सरकार से है, साथ में भारतीय जनता पार्टी, जिनके विधायक ने आज उनके नाम और प्रतिष्ठा पर एक बट्टा लगाने की कोशिश की। आज बेबाक बहस में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।